नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह भाग 2 है अगनसुत्ता का। अभी तक हमने फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में हमने अगनसुत्ता में किस प्रकार राज्य का संदर्भ मिलता है या फिर जो किंगशिप है या राज तत्व के जो सिद्धांत है उसका अभी हमने शुरू में एक परिचय देखा, किस प्रकार से अगनसुत्ता के अंदर राज्य संबंधी सिद्धांत मिलते हैं। और हमने दीर्घ निकाय को देखा, फिर ये जो तीन पितिका का क्या कहानी है, स्टोरी है, ये देखा। जो ट्रेडिशन है बुद्धिज्म के अंदर हमने वो देखा। महासम्मत का रोल देखा कि प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार से अगनसुत्ता या दीर्घ निकाय में बताया गया है, उसको हमने देखा। हमने ब्रह्मजाल के बारे में पढ़ा, जो पहला जो डायलॉग है। महासम्मत के बारे में हमने समझा कि महासम्मत क्या है, अगनसुत्ता किस प्रकार राज्य की बात करता है, इत्यादि। और हमने देखा कि किस तरीके से जो महासम्मत वो किस प्रकार से जो रिवेन्यू है जो उसको जो मिलेगा उसकी जो प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर जो आपकी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के बदले उसको क्या मिलेगा, वो सब भी हमने देखा पहले भाग में। और राज्य की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार एक रैशनल डेलिब्रेशन यानी मनुष्य की तर्क संगत विचार विमर्श का रिजल्ट है। जो राज्य जो उत्पाद है, जो राज्य बना, वो मनुष्य के तर्क संगत विचार विमर्श का उत्पाद है, ना कि देवीय इच्छा का। तो ये अभी तक हमने फर्स्ट जो भाग है अभी तक हमने ये करा। आज हम इससे आगे बढ़ के हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे का जो चैप्टर है जिसमें ये बताने की कोशिश करिए जो ओरिजिन हो किंगशिप का, या फिर जो राजतत्व का जो शुरुआती है या फिर जो साम्राज्य का शुरुआत है वो किस प्रकार हुआ। देखिए यहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये मेंशन करते हैं कि किस प्रकार जो कृषि विज्ञान है वो किस तरीके से इमर्ज हो रहा है, यानी जो डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से इमर्ज हुआ। ठीक है, उसके बाद जो फूड है वो कैसे एक्स्ट्रा होने लगा, मतलब जो फूड का एक्यूमुलेशन है या फिर जो उत्पादकता है या फिर उसको संचय करने की जो विधि है वो किस तरीके से प्रबुद्ध हुई या फिर अच्छी हुई। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ती गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड रिसोर्सेज, इसके बाद धीरे धीरे एक सोसाइटी क्रिएट होने लगी, स्टेट आने लग गया या फिर एक समाज का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें से उत्पादकता हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। फिर उसके बाद हम देखें तो और दूसरा क्या है कि एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी में राइज हो रहा है और दूसरी तरफ जो ह्यूमन जो वैल्यूज है, जो मोरालिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक तरफ आपका जो प्रोडक्शन है, जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है, फूड है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो एक तरह से राइज हो रही है। और दूसरी तरफ जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, जो इंसान के अंदर जो बुरे कर्म है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो समाज बढ़ने लगा, जो समाज निर्मित हुआ, उसके अंदर किस तरीके से डिजायर फॉर सेल्फ अपीयरेंस की स्वयं का भाव आने लगा, व्यक्तिगत भाव आने लगा, सेल्फ स्टीम की बात करने लग गए लोग, आत्मसम्मान की बात, डिजायर, इच्छा, एक्सेसिव लॉन्गिंग वेल्थ, कि लोग अपना जो इज्जत है वो इस तरीके से समझने लगे कि जिसके पास जितना ज्यादा वेल्थ होगा उसकी समाज में ज्यादा इज्जत होगी। स्टीलिंग होने लगी, ठीक है, चोरी होने लगी, लालच बढ़ गया। तो ये दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मोरालिटी है, जो समाज, जो बुद्धिस्ट जो नेचुरल जो स्टेज है या फिर जो प्राकृतिक अवस्था है जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, वो आज जो वर्तमान जो समाज है
इन सब के आने से किस तरीके से लोगों की जो नैतिकता है वो किस तरीके से घटती जा रही है। और इसी को दूर करने के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए इन बड़े राज्यों में या फिर इस समाज में जो महासम्मत है, द ग्रेट इलेक्ट है, उसका नियुक्ति करना अनिवार्य हो गया। तो इस प्रकार से जो बौद्धिस्ट लिटरेचर में या फिर जो बुद्ध के जितने भी साहित्य हैं, इस प्रकार से हम राज्य का उत्थान देखते हैं। इसी के स्वरूप जैसे ही जो द ग्रेट इलेक्ट है, जो महासम्मत है, वो निर्मित हुआ और उसकी सत्ता के बदले, उसकी प्रोटेक्शन के बदले उसको क्या है, लोग अपने उपजाऊ का एक जो भाग है वो देने लगे। और इसी से हमें ये समझ में आता है कि जो राज्य का जो अस्तित्व है ना बुद्धिज्म में या फिर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में या आगम सुत्ता में, हम ये कह सकते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है। ठीक है, एक सामाजिक अनुबंध पे आधारित है। सामाजिक अनुबंध पे, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध पर आधारित है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले, जो सामाजिक अनुबंध से पहले समाज में किस प्रकार की समस्या है। समाज में अराजकता है, डिसऑर्डर है, लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, मोरालिटी एकदम डिक्लाइन होती जा रही है। इससे लोगों को जो निर्वाण है वो दूर होते जा रहे हैं, लोग बुरे कर्म में जाते जा रहे हैं। तो उन सब से बचाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जितने भी तर्क संगत जो व्यक्ति थे वो जब आए सामने तो उन्होंने बात करा कि फिर एक महासम्मत जो किंग है उसका उदय होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राज्य है, जो राज्य बना है बुद्धिज्म के अनुसार या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, तो जो राज्य है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे वो है वो जो विशेषता है उनसे वो है संप्रभुता प्राप्त करता है। तो उनमें से जो 4 या 5 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से है सबसे पहला जो है, यानी ये जो 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो राज्य को क्या उपलब्ध कराते हैं, संप्रभुता, कि हाँ आप शासन कर सकते हैं, यानी आधार प्राप्त उपलब्ध कराते। तो सबसे पहला जो है वो है अन्ना। तो इसमें अन्ना का क्या मतलब है? अन्ना मीन्स ऑर्डर और कमांड, इंप्लाइज एबिलिटी टू गिव ऑर्डर टू ऑल। जो अन्ना का जो अर्थ है, जो पहला जो सॉवरेन अगर हम देखें स्टेट के अंदर जो है, जिस तरीके से सोवरेनिटी को प्रोजेक्टेड कराया गया, तो उसमें सबसे पहला जो है वो है अन्ना। अन्ना का मतलब होता है आदेश, कि ऐसी क्षमता होना कि आप आदेश दे सके। और दूसरा है अधिपका। अधिपका, तो दूसरा जो अधिपका है वो किस चीज को संदर्भित करता है? वो ओवरलॉर्डशिप को संदर्भित करता है, यानी आधिपत्य का प्रतीक है। दूसरे पर श्रेष्ठता थोपने का गुण वो होता है अधिपका। और तीसरा जो है ईश्वरीय, इसको ईश्वरीय भी बोल सकते हैं, मगर ईश्वरीय। तो ईश्वरीय का क्या मतलब है या ईश्वरीय का क्या मतलब है? कि जिसे वासा भी कहा जाता है। देखिए दूसरा नाम जो है इसका वासा, या अत्यधिक प्रभाव या नियंत्रण रखने वाला गुण। जो तीसरा जो गुण है वो क्या है? कि जो राज्य होगा या जो महासम्मत होगा उसके अंदर जो तीसरा गुण है वो क्या होगा? कि अत्यधिक प्रभाव या नियंत्रित करने वाला गुण होना चाहिए। ऐसा गुण जो संप्रभुता को थोप सके लोगों पे, कि नहीं मैं सोवरेन हूं, आप मेरा आदेश मानिए, और आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। और चौथा है सिरी। चौथा क्या है? सिरी। सिरी का यहां पे मतलब है सौंदर्य, वैभव, महिमा, समृद्धि।
भौतिक संपत्ति पर आधारित होती है सिरी। अगर हम बुद्धिज्म के राज्य के संप्रभुता का अगर हम अर्थ देखें तो उसका यह आयाम है कि संपूर्ण अधिकार होना, कि राजा के पास या राज्य के पास पुरस्कार और दंड देने दोनों की क्षमता होगी, और सभी को आदेश देने और किसी से आदेश को मनवाने की क्षमता। ये सभी शामिल है सॉवरेनिटी के कंसेप्ट से। अन्ना, अधिपक्का, ईश्वरीय या ईश्वरीय, वसा और सिरी, ये चारों या पांचों ये गुण राज्य के अंदर उपलब्ध होंगे आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के बाद राज्य के अंदर या महासम्मत के पास ये सभी क्वालिटीज आएंगी। अन्ना, अधिपक्का, ईश्वरीय, वसा, सिरी। उसके बाद जो बुद्धिज्म में जो राजा है, जो महासम्मत है, उसकी क्वालिटीज के बारे में या फिर जो उसकी 7 प्रकृति के बारे में या फिर 7 तरीके खजानों के बारे में बात कराई है कि उसके पास ये 7 रत्न होने चाहिए। यानी ये जो 7 रत्न हैं, सब रत्न, ये है होने चाहिए सप्तरत्न। तो जो बुद्धिज्म के अंदर फिर उसके बाद जैसे देखिए, अगर हम देखिए कौटिल्य को हमने करा तो वो राज्य के 7 अंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्वामी, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोश, बल, सुरहित या मित्र। मगर यहाँ पे जो बुद्ध अगन सुत्ता है उसमें ये बात करता है कि जो धार्मिक राजा होगा या फिर जो अच्छा राजा होगा वो ये 7 तरीके की क्वालिटीज या इन 7 तरीके के रत्न उसके पास उपलब्ध होंगे। तो सबसे जो पहला जो रत्न होगा वो होगा चक्र रत्न। चक्र रत्न का मतलब होता है व्हील, यानी जो राजा होगा उसके पास चक्र रत्न होगा, और वो किसका प्रतीक है कि वो जो नागरिक है उन पे शासन कर सकता है, डोमिनियन, अपना शासन स्थापित कर सकता है। तो चक्र रत्न। उसके बाद है हाथी रत्न। हाथी रत्न किस बात को बताता है कि जो प्रजा है उसको कंट्रोल भी कर सकता है। अभी जैसे हमने जो ऊपर आयाम देखे हैं सोवरेनिटी के राज्य के पास, उसमें किस प्रकार से आधिपत्य वाला था, यानी आधिपत्य, और वही अगर हम राजा की क्वालिटीज में देखें जो 7 रत्न है उसमें दूसरा है हाथी रत्न, कंट्रोल ओवर डोमिनियन। कि हाथी रत्न का यहाँ पे मतलब यह है कि जैसे हाथी कंट्रोल करता है उसी प्रकार जो राजा है, जो महासम्मत है, वो कंट्रोल करेगा अपनी प्रजा को। उसके बाद है अश्वरत्न। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और अश्वरत्न का मतलब होता है कि कंट्रोल ओवर डोमिनियन। ये भी एक तरह से हाथी रत्न के दूसरा आयाम है कि जिस तरीके से प्रजा को कंट्रोल करना है, तो ये एक तरह से इंटरनल जैसे पुलिसिंग होती है उसी तरीके से कंट्रोल करना है हाथी रत्न, अश्वरत्न के माध्यम से। परिनायका रत्न, तो इसका भी क्या है कि काउंसलर ट्रेजर, कि जो पार्षद का खजाना है उस खजाने के माध्यम से कंट्रोल करना, कि कितना मनी फ्लो होगा, कितना नियंत्रण रखना है। और 5वां है इथि रत्न। इथि रत्न का मतलब होता है विमेन ट्रेजर, बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, और ये बेसिस ऑफ कंट्रोल होगा कि महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए। और जो 6th है वो है मणि रत्न। जो राजा होगा, जो धर्माज्य राजा होगा, वो प्रीसियस, उसके पास बहुत सारे बहुमूल्य रत्न होंगे। और जो चौथा है जो 7वां है वो है गहापति रत्न,
यानी पीपल, टैक्सेशन, ये भी बेसिस होगा कंट्रोल का। तो हम सब देख रहे हैं कि इधर 3 तरीके के हम सबको आयाम मिलते हैं। सबसे पहला है डोमिनियन, सेकंड भी है कंट्रोल ओवर डोमिनियन, और जो थर्ड है बेसिस, यानी बेसिस ऑफ कंट्रोल क्या होगा कि जो राजा है वो किस आधार पे करेगा। सबसे उसमें क्या क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा हो गया, दूसरा हो गया जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं राज्य के, जो बहुमूल्य रत्न हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये 7 क्वालिटीज किसी भी राजा के अंदर होनी चाहिए। इसी को बुद्धिज्म में सप्त रत्न के नाम से जाना जाता है। और ये बुद्धिज्म के ही अंदर इस तरीके की भाषा मिलती है कि ये 7 रत्न होने चाहिए राजा के पास। जैसे कि मैंने कहा कि दीज आर यूनिक टू बुद्धिज्म। ये जो 7 रत्न की बात करी गई है, ये 7 रत्न, ये केवल और केवल बुद्धिज्म का एक अनोखा या अद्वितीय योगदान है। यहाँ पे देखते हैं जो राज्य का जो निर्माण है, जो राज्य का जो उद्भव है, या फिर राज्य किस प्रकार अस्तित्व में है, वो इसीलिए आया है कि वो नियम और कानून को व्यवस्थापित करे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, उसके बाद रूल्स को इन्फोर्स करे, जो नियम कानून है राज्य के वो लागू करे, और एक सभ्य समाज की संरचना करें। प्रकार देखते हैं कि जो राज्य है यहाँ पे एक अग्रीमेंट है, कि एक अग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुई एक संस्था है जो कि क्या काम करेगी, लोगों को गवर्न करेगी। जो लोगों के अंदर मोरालिटी, नैतिकता कम हो रही है, उसको सुदृढ़ करेगी, समाज में न्याय व्यवस्था को लागू करेगी, और एक सभ्य समाज का निर्माण करेगी। इसी स्वरूप में हम भी ये भी कह सकते हैं, ये एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है नागरिक और महासम्मत या राज्य के बीच में। ये क्या है, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है, एक आपसी समझौता है दोनों के बीच में। अब इस म्यूचुअल अग्रीमेंट के बाद, या फिर ये जो आपने देखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके बेस में हम देख सकते हैं कि टैक्सेशन भी है, कि आपको कुछ अपने उपजाऊ का कुछ देना होगा। उसके बाद जो प्रोटेक्शन के बाद आपको क्या क्या प्राप्त होता है, यानी क्या क्या चीज़ मिलेगी अगर आप किसी अग्रीमेंट में आते हो इस प्रकार के, तो वो उसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला जो है वो है रॉयल प्रोटेक्शन, यानी शाही सुरक्षा मिलेगी लोगों को। सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी। पनिशमेंट, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, या फिर जो उत्पाद कर रहे हैं, या फिर जो एक दूसरे को सता रहे हैं, उन सबको सजा मिलेगी। तीसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो ये प्रमुख 3 तरीके की सुरक्षा उपलब्ध होगी लोगों को। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो रॉयल प्रोटेक्शन है उसको भी बहुत अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। मगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लोगों को क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए एक तरफ तो राजा है, किंग है, उसको क्या मिलेगा कि जो उपजाऊ है लोगों का, सिटीजन्स का, जो नागरिक है उनका उपजाऊ मिलेगा। और दूसरी तरफ किंग के द्वारा लोगों को क्या मिलेगा, रॉयल प्रोटेक्शन मिलेगा, सोशल प्रोटेक्शन मिलेगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। जो भी गलत कर रहे हैं, समाज में सही चीज़ें नहीं कर रहे, गलत चीज़ें कर रहे, तो उनको पनिशमेंट करा जाएगा। क्राइम हो गया, या फिर किसी को परेशान करना इत्यादि सब। कि आगे बढ़ने के बाद देखिए, ये जो चक्रवर्ती है, जो राज्य है, वो सभी एज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, वह जो चक्रवर्ती है वो केवल और केवल अपने लोगों को नहीं, बल्कि अपनी आर्मी को भी प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगा। कि ये नहीं कि आर्मी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, नहीं, कि आर्मी को भी प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कि वो जितने भी जो रीजनल किंग्स हैं, ये जो क्षेत्रीय, ये जो प्रांतीय राजा हैं, छोटे छोटे देशीय रजवाड़े हैं, उन सबको भी प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगा। जो गांव में रहने वाले हैं या टाउन में रहने वाले हैं, उन सभी को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। जो
चक्रवर्ती है वो जो श्रावणा है और ब्राह्मण है, देखिए दो तरीके के लोग थे पहले जो इंटेलेक्चुअल क्लास में, एक तो थे श्रामणिक लोग और एक होते हैं ब्राह्मणिक। ब्राह्मणिक लोग वो होते हैं जो वेदों में अपना विश्वास रखते हैं, श्रमण वो होते हैं जो वेदों में अपना विश्वास नहीं रखते, जैसे जैन हो गए, बुद्ध हो गए और भी बाकी पंथ जो वेद में विश्वास नहीं है, तो उनको श्रमण बोला जाता है। तो जो मार्जिन ऑफ द सोसाइटी है उन सभी को प्रोटेक्शन उपलब्ध कराना। उसके बाद आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो चक्रवर्ती है उसका केवल और केवल इन लोगों को नहीं बल्कि पशु पक्षी जानवर इत्यादि को भी सुरक्षा प्रदान करना एक चक्रवर्ती का दायित्व है। यहाँ पे यही निकल के आता है कि जो बुद्धिस्ट चक्रवर्ती है वो केवल और केवल नागरिक को नहीं बल्कि उसकी अपनी आर्मी, अपने लोगों, पशु पक्षी जानवर इत्यादि सभी को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। और अगर हम देखें जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखें तो एक वर्ड जो है वो यूज करा जाता है चक्रवर्ती के लिए, वो है रखना वर्ण कुट्टी। रखना वर्ण गुट्टी। तो इस वर्ड को आगे हम देखें, देखिए जो रखा का मतलब क्या होता है, केयर, ठीक है, केयर। तो वो क्या करेगा, सबकी देखभाल करेगा, सभी नागरिकों की देखभाल करेगा। तो जब वो सबकी देखभाल करेगा और वो चाहेगा कि जो उसके नागरिक है जिनको वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके अंदर, उन नागरिकों के अंदर सहनशीलता आए, आत्मसंयम आए, अहिंसा की तरफ बढ़े, दयालुता उनके अंदर आए, करुणा आए। और इसमें बुद्धिज्म ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरे की परवाह करते हैं दूसरे भी परवाह करते हैं। यानी अगर राजा उनकी परवाह करेगा तो सेम जो प्रजा है वो भी राजा की परवाह करेगी। तो रखा का मतलब होता है देखभाल करना। और देखभाल किस सेंस में, कि लोगों के अंदर ये चारों आयाम आए या फिर ये चारों जो शिक्षाएं हैं वो लोगों के अंदर, जैसे सहनशीलता हो गया, आत्मसंयम हो गया, अहिंसा हो गया, दयालुता हो गया, करुणा हो गया, ये सब। और अवर्णा का यहाँ पे ये मतलब है कि वो शेल्टर उपलब्ध कराएगा, जितने भी नागरिक हैं उन सबको क्या करेगा, ये आवासीय स्थायित्व उपलब्ध कराएगा, कपड़े उपलब्ध कराएगा, जो बेसिक जो मूलभूत आवश्यकता है वो उपलब्ध कराएगा अवर्णा। तो रखा, अवर्णा, गुट्टी। तो यहाँ पे देखिए अवर्णा का मतलब केवल और केवल हाउसिंग नहीं है बल्कि क्लोथिंग भी है, ये सब उपलब्ध कराएगा। और गुट्टी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, इन सब का प्रोटेक्शन उपलब्ध कराएगा। कि जो बाहर के जो लुटेरे हैं या फिर जो बाहर के जो विदेशी लोग जो आक्रांता हैं, जो शत्रु हैं, उन सब से सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। तो गुट्टी का मतलब सुरक्षा। तो रखा, अवर्णा, गुट्टी, ये शब्द आप अपने एग्जाम में भी लिखिएगा बहुत, रखा, अवर्णा, गुट्टी, ये वाला वर्ड। आगे हम देखते हैं कि जो चक्रवर्ती जो राजा है वो देखिए जितने भी जो रीजनल किंगडम है या फिर जो देसी रजवाड़े, उन सभी को भी क्या बोलता है कि गलत कार्य, जीव हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना और नशा करने से बचने की सलाह देता है। और ये बोलता है कि उपभोग में संयम की सलाह देता है कि आप किसी भी तरीके से अगर किसी चीज का कंज्यूम कर रहे हैं तो एक अच्छे स्वरूप में उस चीज को कंज्यूम करें या फिर उसका उपभोग करें। तो ये जो चक्रवर्ती उसका जो दायित्व है, जो देशी रजवाड़े हैं उनको भी कंट्रोल करना, ये भी उसका कार्य शामिल है। आगे जाके जो चक्रवर्ती है या जो राज्य है वो ये बोलता है कि केवल और केवल राज्य में आर्थिक संपन्नता आने से ही समाज में भलाई नहीं होगी बल्कि समाज को कंट्रोल करना होगा। देखिए क्या होगा कि देखिए जरूरी नहीं कि आर्थिक संपन्नता आने से लोग जो है वो गलत करना छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो राजा को ये जो लुभावनी है, जो लुभावनापन है लोगों में, उसको रोकना है। या फिर जो गलत करने वाले हैं या फिर चोरी करने वाले हैं या किसी भी तरीके का व्यभिचार करने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर निरंतर अपना शासन स्थापित रखना है।
कि केवल और केवल आर्थिक समृद्धि की तरफ ध्यान नहीं देना है, समाज में जो बुरी सामाजिक गतिविधियां उस पर भी उसको निरंतर अपना दृष्टिकोण बनाए रखना है और उसको कंट्रोल करना है। आगे हम देखें जो चक्रवर्ती जो सिंहनाद है उसमें अगर देखिए एक चीज बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है किसी के जीवन को बचाने के लिए, तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, या फिर जो दंड है वो नहीं दिया जाएगा, या फिर वो जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, या फिर वो विवादास्पद तक है।